ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਵੈਕਟਰਸ ਐਂਡ 3D। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ 3D ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ए बी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर मतलब ਅਸੀਂ रिप्रजेंटेशन लिख सकते हैं ए बी वैक्टर मतलब ए टू बी ਦੇ ਅੰਦਰ अगर मैं उस टर्म ਨੂੰ डायरेक्शन भी दे रहे हैं एंड उसका मैग्नीट्यूड भी ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ए ਵੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ए ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ए ਵੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ए ਐਂਡ बी ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ए बी ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी आ रही है एंड इसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों आ जाते हैं तो वैक्टर ले यूज करते हैं। थोड़े तो सबनों पता होगा टर्म कि असी वैक्टर्स किवें यूज कर रहे हैं टर्म थोनों इसका मैग्नीट्यूड सबनों इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आता होगा। किवें करते हैं असी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट वैक्टर की रिप्रजेंटेशन का मैग्नीट्यूड और मॉडुलस इतने असी और लिखांगे ऑफ नहीं है मैग्नीट्यूड और मॉडुलस है। अगर असी ए बी वैक्टर लिखा तो उसका मैग्नीट्यूड ए वैक्टर मतलब असी उसनू मॉड नाल रिप्रजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड नू। मैग्नीट्यूड का मतलब कि ए बी जिवें कि इत्थों लैके इस जगह तक की लेंथ की है असी लेंथ नू बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब जो ये मॉड फाइंड आउट किया है साडी लेंथ आ रही है। हुण देखो असी वैक्टर नू रिप्रजेंट करने दे लई मैं इत्थे तुहानूं लिख के दिखा रहा टर्म नाल ए बी वैक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर। अगर मैं कोई वैक्टर एक ए वैक्टर लिखा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप ये तो है वैक्टर्स ना रिप्रजेंट कर रहे हैं मैं इस भी चीज ए वैक्टर ना रिप्रजेंट करता जो कि मैं पहला दसा सी रिप्रजेंटेशन। अगर असी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना मैं बोलना कि इस ए बी दी लेंथ फाइंड आउट करो मतलब इस ए वैक्टर दी लेंथ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 5 स्केयर। अंडर रूट ऑफ 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 5 स्केयर ये साडे कोल की हुंदा टर्म दा मैग्नीट्यूड हुंदा मतलब एक टर्म की बनेगी 9 प्लस 4 प्लस 25 ये साडा की आ जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 38 इज योर फाइनल आंसर मतलब मैग्नीट्यूड। मीन्स अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज ये तो तुसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है अगर मैं टर्म्स लिखा कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है तो असी इसका मैग्नीट्यूड किवें फाइंड आउट करांगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर ये साडे कोल की आ जाएगा इस टर्म का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें से बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इसका असी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करांगे। क्लीयर है तुहानूं सबनूं टर्म किसी नूं डाउट इस टर्म के अंदर ये तो असी मैग्नीट्यूड की गल की। अगर मैं इसे दे अंदर मैं बोला कि यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करो यूनिट वैक्टर ਆਪਾਂ यूनिट वैक्टर की गल करते हैं यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करो तो यूनिट वैक्टर की रिप्रजेंटेशन रखते हैं ए कैप मतलब जिसका मैग्नीट्यूड की होए 1 होए ऐसा वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होए। मीनस असी ए वैक्टर नू अगर उसके मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दिए तो साडे कोल की चीज़ फाइंड आउट होएगी यूनिट वैक्टर फाइंड आउट। अगर किसी भी वैक्टर नू असी उसके मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दिए तो साडे कोल की चीज़ फाइंड आउट होएगी यूनिट वैक्टर फाइंड आउट होएगा। असी इसनू ए कैप या फिर ए हैट भी बोल देंगे कई ए वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड करोगे तो थोड़े कोल साडा यूनिट वैक्टर आ जाएगा। लिख लिया होगा सबने। हुण देखो अगर असी ए वैक्टर में लिखता कोई भी नंबर लिख रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मान लो लिखता इसका मैग्नीट्यूड की होएगा सब तो पहला था इसका मैग्नीट्यूड होएगा 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर 2 स्केयर इज 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29 ये कितने को आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29 दे इक्वल हो जाएगा। हुण ए वैक्टर उसनों असीं ए कैप लिख सकते हैं ए वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ए वैक्टर नूं दे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दो 2i कैप 3j कैप 4k कैप होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29 इसनों असी रूट 20 नाल डिवाइड कर देंगे तो थोड़े कोल की चीज़ आ जाएगी थोड़ा ए कैप मतलब उसका थोड़ा वैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। इट इज़ अ यूनिट कैप ऑफ यूनिट वैक्टर ऑफ दिस ए वैक्टर जो ऊपर ए वैक्टर देता है उसका यूनिट वैक्टर आ गया। बहुत आसान जा टॉपिक से कि वैक्टर नू उसके मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दो
तो थोड़े को जो आ जाएगा दिस टर्म इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड की है इस वेक्टर का 1 है। क्लियर है? किसी ਨੂੰ डाउट? सबने नोट कर लिता होगा। मैं यूनिट वेक्टर भी दस चुकिया थोनू। इसे दे अंदर अगर आप अगे चलांगे तो डॉट प्रोडक्ट देखना किवें करांगे असीं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू थोनू सबनू पता है कि अगर मैं एक ए वैक्टर लिखा, मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का वे दस रहा, A1 आई कैप, A2 जे कैप ते A3 के कैप मान लो। बी वैक्टर लिखता B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अगर असी ए वैक्टर एंड बी वैक्टर लिखा, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, थोड़ा सबनू वैसे फाइंड आउट करना आंदा है किवें आंदा है। A1 B1 मतलब कोफिशिएंट्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो, A1 B1 A2 B2 कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ਨੂੰ A3 B3, ये साडे कोल की आ जाएगा, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ए वैक्टर इक्वल टू A1 B1, पहली टर्म मल्टीप्लाई देखो A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो साडे कोल की फाइंड आउट हो गया ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, थोड़ी टर्म फाइंड आउट होगी। हुण एक टर्म देखना जरा, अगर आप एक एग्जांपल दे नाल चलते हैं, ए वैक्टर अगर मैं लिखता 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, बी वैक्टर लिखता 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो किस तरह फाइंड आउट होएगा? 3 टू द 6, 2 5 द 10, 4 1 द 4, कितना आ गया 20। यही की है साडा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की आ रहा है 20 आ रहा है। किसी को डाउट है इस टर्म च? सीधा डॉट प्रोडक्ट करता 3 टू द 6, 5 टू द 10, 4 1 द 4, मतलब 20 की है साडा डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट हो रहा है। लिख लेता होगा सबने डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये सबने नोट कर लेता होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसनू इस नाल इसनू इस नाल इस दे नाल, ठीक है। आंसर आ गया 20। हुण इसे दे अंदर जो सब तो मेन चीज़ है साडे लिए डॉट प्रोडक्ट के अंदर, साडा रिजल्ट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर किस दे इक्वल होंदा है? ए बी कॉस थीटा दे इक्वल होंदा। ये साडे लिए सब तो मेन चीज़ है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। या फिर असी की लिख सकते हैं कॉस थीटा नू नीचे शिफ्ट कर सकते हो, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय ए बी। हुणे थोड़ा इसी टर्म नू देखना जरा, इसी टर्म नू अगर मैं लिखना चाहां तो कुछ इस तरीके नाल भी लिखा जा सकता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। जो नीचे ए बी है दीज आर स्केलर्स, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड टर्म है। मीन्स जो ए बी है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर है। हुण तुहानूं पता होना चाहिए ना ए बी आ की रहा है, वो की चीज़ है ए बी, मतलब उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, उस वैक्टर के मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ए बी बोलते हैं। मतलब थोड़ा मेन जो रिजल्ट है यह है, मतलब ਤੁਸੀਂ वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया ऊपर, नीचे की कर दोगे उसके यूनिट उसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके उस नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। यही ए बी है, मतलब ਤੁਸੀਂ अगर बोलो ना मैं ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वो यही है, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीनस वो की है बी है। ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो मतलब ए बी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। क्लीयर है ਤੁਹਾਨੂੰ? ये साडे कोल की टर्म आ गई कॉस थीटा फाइंड आउट हो गया। किसी को डाउट? हुण ये तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसे दे अंदर मैं तुहानूं कॉस थीटा के अंदर ही टर्म पहला मैं इसे नोट कर दिता होगा तुसीं सबने, इसे दे बेस्ड क्वेश्चन दस रहे, पहला अगे टर्म दसन लग्या, नोट हो गया होगा थोड़े को। एक टर्म है नोट करना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ए वैक्टर परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर आ जाए। अगर थोड़े को क्वेश्चन आ जाए ना ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर, देन ए बी इक्वल टू की होएगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू की होएगा 0। तो नॉर्मल चीज़ है, देखो असी रिजल्ट याद करने लिए बोलिया सी थोनू, कॉस थीटा इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैं ही बोलिया सी थोनू, या फिर ए बी लिख लो वही मैग्नीट्यूड थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर मतलब एंगल इज 90। अगर मैं इत्थे एंगल 90 पुट करा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करता मान लो, थोनू सब नू पता है cos 90 की वैल्यू की होंदी है, cos 90 की वैल्यू 0, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इधर मल्टीप्लाई चाहे नीचे डिवाइड च ऊपर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर।
यही साडे कोल की आ गया डॉट प्रोडक्ट 0। क्लीयर है? हुण देखो की आ रहा है, मीनस ये तुसी नोट कर लेता, मीनस अगर तुहाडे कोल क्वेश्चन दे अंदर किसी भी क्वेश्चन दे अंदर अगर आ गया ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर, देन तुसी की यूज करना है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर गिवन आ रहा है, अगर परपेंडिकुलर गिवन आ रहा है तो तुसी उसनु की यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हर बार। क्लियर? हुन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, बट अगर यही टर्म उल्टी है, बट थोनों अगर गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, अगर ये टर्म गिवन है कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, देखो ना अगर तो परपेंडिकुलर गिवन सी, अगर तो परपेंडिकुलर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट 0, बट अगर डॉट प्रोडक्ट 0 गिवन है तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ परपेंडिकुलर ही है। देखो ना, इट इज आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0, या तो ए वेक्टर 0 होएगा या फिर बी वेक्टर 0 होएगा, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जो ए वेक्टर रहेगा वो किस दे परपेंडिकुलर होएगा? बी वेक्टर दे परपेंडिकुलर। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 गिवन है तो ए वेक्टर 0 हो सकता है, बी वेक्टर 0 हो सकता है, या फिर उसका दोनों टर्म्स की हो सकती है परपेंडिकुलर हो सकती है। मतलब अगर थोनू डॉट प्रोडक्ट 0 गिवन है तो 3 कंडीशंस हो सकती है, बट अगर परपेंडिकुलर पता तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की होएगा 0 होएगा। ये तुसी नोट कर लेता होगा बच्चों सबने। क्लियर है? आप ऐसे ते अगे नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलांगे, सबने नोट कर लेता होगा। नेक्स्ट देखना जरा बच्चों, स्केयर ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का अगर तुसी स्केयर करना, हुण देखो वेक्टर का स्केयर वैसा मैं थोड़े सामने लिख के दिखाया, ए वेक्टर स्केयर इक्वल टू ए डॉट ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। मीन से किवें बनेगी टर्म वो थोड़ा देखना जरा ध्यान नाल। अगर मैं बोला ए वेक्टर स्केयर तो असीं इसनूं लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप बिल्कुल ऊपर मैं थोड़ा लिख के दिखा रहा कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखाया सी मैं थोड़ा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय ए बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, आप इसनूं लिख सकते हैं इसी टर्म नूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर है थोड़ा? हुण मैं इसनूं लिख सकदा ए बी ए, देखो ना ए बी की जगह तो दोनों ए, हुण दोनों अगर सेम टर्म है, दोनों इक्को ही वैक्टर है, अगर एक लाइन के ऊपर एक है, अगर मैं बोला एक लाइन के ऊपर एक वैक्टर है तो एंगल की होएगा इन्हां दे अंदर, एंगल की होएगा कॉस ऑफ 0। क्लियर है थोड़ा टर्म? अगर cos 0 आ गया तो cos 0 की वैल्यू किदे इक्वल होएगी? cos 0 की वैल्यू 1, मतलब ये टर्म किदे इक्वल आ गई? ए स्केयर दे इक्वल आ गई। मतलब अगर वेक्टर का स्केयर आ रहा है थोनू किसी जगह के ऊपर, अगर किसी वेक्टर के ऊपर स्केयर आ रहा है तो तुसी उस टर्म नू की लिख सकते हो? सिर्फ ए स्केयर भी लिख सकते हो। किसी वेक्टर के ऊपर स्केयर आ गया तो उसी उसनू की लिख सकते हैं? ए स्केयर भी लिख सकते हैं। मीनस अगर वेक्टर के ऊपर स्केयर आ रहा है तो असी इसनू ए स्केयर या फिर ए नू मैं थोनू की दस्या सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही है ए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो ए है उसी टर्म का मैग्नीट्यूड है, इसलिए असी उस टर्म इस तरह लिखते हैं। बस तुसी हमेशा याद रखियो कि वेक्टर का स्केयर इक्वल टू मैग्नीट्यूड टर्म स्केयर है। मीनस अगर थोड़े कोल कोई क्वेश्चन आ गया जिस दे अंदर वेक्टर के ऊपर तुसी हटाना वेक्टर, अगर तुसी वेक्टर हटाना है तो तुसी उसकी स्केयर कर दो, स्केयर करोगे तो थोड़े कोल तो मैग्नीट्यूड का स्केयर अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर है थोड़ा सबनों ये टर्म? सबने लिख लिया होगा स्टेप, तो नोट कर चुके हो तो आगे देखना जरा। मैं तुम क्वेश्चन करवाने तो पहला भी इसे दे अंदर एक होर टर्म दसन जा रहे हैं। क्वेश्चन तो पहला एक छोटी जी चीज, साडे कोल जो आई कैप डॉट आई कैप हुंदा वो किस दे इक्वल हुंदा है? 1। जे कैप डॉट जे कैप वो भी किस दे इक्वल हुंदा है? 1। के कैप डॉट के कैप वो भी किस दे इक्वल हुंदा है? 1। इस तो इलावा सानू की टर्म पता होंदी है कि डॉट टर्म चल रही। इस तो इलावा यह होंदा है कि अगर आई डॉट जे कर दो तो आंसर 0 है, जे डॉट के कर दो, जे डॉट के कैप ता भी 0 है, तो के कैप डॉट आई कैप कर दो ता भी आंसर की है 0 है। किसी का भी डॉट प्रोडक्ट कर दो तो हमेशा ही आंसर की रहेगा थोड़े को 0 का 0 ही रहेगा। क्लियर है? सिंगल सिंगल सेम है तो 1 1 1 टर्म आ रही है। थोनू सबनू क्लियर होएगा। एक खास चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस दे इक्वल होएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दे इक्वल। डॉट प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे तुसी ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों टर्म्स की हैं सेम होंदियां ने।
ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, b ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ a ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਸਭ ਨੇ, ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ। ਇਫ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज। ਅਸੀਂ एंगल फाइंड आउट करना है a वेक्टर एंड b वेक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कर लो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। अगर थोड़े कोल याद रखियो कदे भी मैग्नीट्यूड टर्म आ रही है तो हमेशा स्केयरिंग तक कर ही दो, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, थोड़ा सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। हुण अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करदा, देखो जरा इत्थे असीं एंगल फाइंड आउट करना है ए वैक्टर एंड बी वैक्टर के अंदर। मेन जो टर्म है एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, मैं इत्थे स्केयरिंग करन लग्या। देखो अगर स्केयरिंग करांगे असीं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर होल स्केयर, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर होल स्केयर, मैग्नीट्यूड तो हट जाएगा क्योंकि वैक्टर के उपर होए या टर्म के उपर होए दोनों इको चीज होंगी नहीं। मैं बिना मैग्नीट्यूड तो टर्म लिख रहा स्केयर। स्केयर का मतलब हुणे की दस्या सीगा कि दो बार टर्म नूं लिख दो, डॉट प्रोडक्ट दो बार टर्म लिख दी, सीधा होल स्केयर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे। याद रखना कदे वैक्टर्स के अंदर होल स्केयर का होल क्यूब का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो। ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इंटू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, क्लियर है? करो मल्टीप्लाई। ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर स्केयर, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर स्केयर, ए वैक्टर स्केयर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर, मतलब बी वैक्टर स्केयर भी लिख सकते हैं। इस चीज में बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर नहीं लिख रहा, ये तो की लिखन लग गया बी वैक्टर स्केयर। हुण देखो जरा ये समझ आ रहा है कि मैं किया ए डॉट ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन ए बी बी सिंपल ए बी करता मल्टीप्लाई। इस जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे टर्म, ए कैंसिल हो गया तो बी भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया तो बी भी कैंसिल हो गया। हुण ये सारी टर्म्स नूं लिख सकते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। चारों टर्म्स इधर शिफ्ट कर दी, कितना आ जाएगा 4 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, मतलब ए इधर भी प्लस हो जाएंगी। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर कितनी बार आ जाएगा 4 बार, मतलब कितने इक्वल आ गया 0। अगर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 0 दे इक्वल आ गया, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अगर 0 दे इक्वल आ जाएगा। हुण देखना जरा अगर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 0 दे इक्वल है, मैं तुहानूं की दस्सिया सी कि या तो ए वैक्टर 0 होएगा या बी वैक्टर 0 होएगा, या फिर की होएगा ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर, कि ए वैक्टर बी वैक्टर के ऊपर की होएगा परपेंडिकुलर होएगा। अगर ए वैक्टर बी वैक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर ए वैक्टर बी वैक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है दैट मींस ए एंड बी के अंदर एंगल की होया, एंगल की होया ए एंड बी के अंदर 90 डिग्री होया ना, 90 डिग्री। यही असीं फाइंड आउट करना सी, बहुत ईजी जा क्वेश्चन सी। साडे कोल एंगल की आ गया 90 डिग्री, यही साडी ऑप्शन के अंदर भी 90 है, मतलब ये थोड़ा की है फाइनल आंसर है। बहुत आसान जा सी, कुछ भी नहीं करना कि दोनों नू मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई करके कैंसिल किया। देखो ऊपर बिल्कुल ऊपर तुम देख रहे हैं कैंसिल करता टर्म्स, ए वैक्टर एक तरफ करता, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 0 आ गया, 0 मतलब दीज टू टर्म्स आर परपेंडिकुलर। ये टर्म्स के परपेंडिकुलर टर्म्स हैं। नोट हो गया सबदा, एंगल की आ गया 90 डिग्री। सबने क्वेश्चन नोट कर लेता होगा। नेक्स्ट देखना जरा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर। किसी वैक्टर की तुसी अगर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी हो कभी भी, अगर मैं बोला कि थोड़ा वैसे प्रोजेक्शन पता है, तुसी फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर एक ए वैक्टर एक बी वैक्टर है, ये बी वैक्टर है मान लो, ये ए वैक्टर है। अगर मैं ए वैक्टर दी बी वैक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है तो किवें फाइंड आउट होगी?
ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਔਨ ਦਿਸ ਟਰਮ, मतलब ए वैक्टर दी बी वैक्टर के उपर जो शैडो बनेगी, ए वैक्टर दी बी वैक्टर के उपर जो शैडो बन जाए, ए वैक्टर दी बी वैक्टर के उपर जो शैडो बन रही है वाला पोर्शन बनेगी, मतलब दिस टर्म इज द प्रोजेक्शन ऑफ द टर्म। अगर असी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है तो तुसी ये रिजल्ट याद रखना जरूरी कि रिजल्ट कि साडे कोल जो टर्म है वह ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर है तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। रिजल्ट याद रखना तुसी प्रोजेक्शन का। अगर मैं हाँ इसे दे अंदर अगर मैं बोलना प्रोजेक्शन ऑफ बी वैक्टर ऑन ए वैक्टर, देखो फर्क पता आप बी दी ए दे उपर प्रोजेक्शन, अगर बी दी ए दे उपर प्रोजेक्शन की गल करिए तो की होएगी वो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इस ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड उस नाल असीं की कर देंगे इसनूं डिवाइड कर देंगे। बी वैक्टर दी ए वैक्टर के उपर जो प्रोजेक्शन है दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो, वो साडी की आ रही है प्रोजेक्शन ऑफ द टर्म आ रही है। क्लियर है, मतलब जो जिस दे उपर प्रोजेक्शन करनी है ध्यान च रखना, देखो ऑन बी सी तो बी नीचे है, ऑन ए है तो ए वाला टर्म नीचे आएगा। जिस दे उपर तुसी प्रोजेक्शन करनी है उस टर्म नूं तुसी डिनोमिनेटर च रखना, ऊपर का की होएगा हमेशा डॉट प्रोडक्ट होएगा। क्लियर है तुहानूं, किसी नूं डाउट? हुण आपां इसे दे अंदर नैक्सट टर्म ते चलांगे, ये नोट हो गया होगा सब दा। इसे ते बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोजेक्शन के ऊपर ही बेस्ड। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वैक्टर, असी किसी वैक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने में किस दी, क्वेश्चन नोट करो 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप ऑन 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। फर्स्ट वैक्टर की दूसरे के ऊपर असी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी, 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप ऑन 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। हुण किवें आएगी इसकी प्रोजेक्शन, ए वैक्टर की पता है 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, बी वैक्टर की पता है 2i कैप 6j कैप 3k कैप। ठीक है, ए ऑन बी फाइंड आउट करना, अगर असी ए ऑन बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किवें आएगा तुमने दस्या सी तुहानूं मैं, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय बी दे उपर करनी है ना सेकंड वाले दे उपर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। हुण देखो ए डॉट बी किवें आएगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर असीं वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर करो मल्टीप्लाई 7 टू द 14 1 इंटू 6 माइनस 12, मतलब साडी प्रोजेक्शन की आ चुकी है 20 माइनस 12 8। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की देख को आ गया 8 देख को आ गया। क्लियर है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 8 देख को आ गया, ते मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर की देख को है, बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड की देख को हो जाएगा 2 स्केयर 6 स्केयर एंड 3 स्केयर। कितना बनता है, 2 स्केयर मतलब 4, 6 स्केयर मतलब 36, 3 स्केयर मतलब 9। कितना हो गया √49 मतलब कितना आ गया 7। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर इक्वल टू 7। क्लियर होगा तुहानूं सबनूं? हुण की दस्या प्रोजेक्शन किवें आंदी है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस दोनों नूं की कर दो डिवाइड। प्रोजेक्शन किवें आएगी, प्रोजेक्शन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड ना की कर दो डिवाइड कर दो। 8/7 इज योर फाइनल आंसर, 8/7 की आ रहा है थोड़ा फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर है तुहानूं? यही साडा की आ रहा प्रोजेक्शन फाइंड आउट हो रही है ए वैक्टर दी बी वैक्टर दे ऊपर। क्लियर है दोनों ये क्वेश्चन? थोड़े सामने थोड़ा आंसर भी आ गया होगा, यही कि थोड़ा फाइनल प्रोजेक्शन का आंसर। क्लियर है, सबने नोट कर लिया होगा? देखना जरा फिर नेक्स्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट मैं करान जा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ प्रोडक्ट भी बोल देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਕਟਰ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ਹੁਣ देखो जरा वैक्टर प्रोडक्ट ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ए क्रॉस बी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ए बी sin थीटा इंटू ईटा कैप। दिस टर्म इज रिप्रेजेंट एज ईटा कैप, इसमें ईटा है मतलब एन तो थोड़ा जिहा नीचे लंबा है। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी sin थीटा मतलब ईटा कैप।
A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, अगर इसका ਅਸੀਂ मैग्नीट्यूड कर दईए जो ईटा कैप है, ईटा कैप इज यूनिट वैक्टर, ये यूनिट वैक्टर होंगे, ईटा कैप इज यूनिट वैक्टर, जो फर्स्ट टर्म च मैं पिछे लिखा है दिस टर्म इज अ यूनिट वैक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड लगावांगा ए बी तो तीनों ही मैग्नीट्यूड है, मतलब ए भी मैग्नीट्यूड बी भी मैग्नीट्यूड साइन थीटा भी, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड की होएगा 1, मतलब एक किदे कोल आ गया मैग्नीट्यूड वाली टर्म तुसी ईटा कैप नहीं लिखोगे, मतलब यूनिट वैक्टर नहीं लिखोगे। तो अगर तुसी यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना है, अगर यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना है देन यूनिट वैक्टर इज डिवाइड ऑफ दीज टू टर्म्स, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज द की होएगा, एक ही बनेगा यूनिट वैक्टर बनेगा। क्लियर है दोनों ये टर्म? हुण देखो जरा इस दे अंदर सब तो पहली जो टर्म्स मैं तुम दसन जा रहा, जो ए वैक्टर ए यूनिट वैक्टर आ रहा है, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, कि जो ए क्रॉस बी है हमेशा ही की होएगा दोनों के ऊपर की होएगा परपेंडिकुलर होएगा, ए वैक्टर के ऊपर भी ते बी वैक्टर के ऊपर भी। क्लियर है दोनों टर्म कि दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होएगा ए क्रॉस बी। हुण मतलब किवें बनया होएगा कि अगर मैं गल करा ए वैक्टर ते बी वैक्टर दी, अगर ये दो वैक्टर हैं तो जो ए वैक्टर प्लस बी ए क्रॉस बी आ रहा है तो कुछ इस तरीके नाल इहदे उपर किते बनया होएगा, मतलब एवें वैसे तो बाहर की तरफ खड़ा है बट असीं रिप्रजेंट करने के लिए ऊपर तरफ दिखा देंगे। दिस टर्म इज अ ए क्रॉस बी, मतलब दोनों के ऊपर की है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी। क्लियर है? तुहानूं फाइंड आउट करना सबनूं ही आंदा होगा, फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो तुसीं ए क्रॉस बी, जिवें कि ये तुसीं लिख लिया होगा। अगर तुहाडे कोल एक वैक्टर ए वैक्टर पता है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वैक्टर पता है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अगर असी ए क्रॉस बी की गल करिए तो साडे कोल क्रॉस की आएगा आई कैप, जे कैप ते के कैप। इट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3। एक ही बन गया साडा ए क्रॉस बी बन गया, मतलब पहला आई कैप जे कैप के कैप लिख लोगे, नीचे A1 A2 A3 B1 B2 B3, इथों साडे कोल की आ जाएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट तुहानूं सबनूं सॉल्व करना आंदा है, सॉल्व करके थोड़े को की चीज फाइंड आउट हो जाएगी ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आंदा थोड़े को की आ जाएगा ए क्रॉस बी फाइंड आउट हो जाएगा। लिख लिया सबने ए क्रॉस बी किवें आ रहा है, किसी को डाउट ए क्रॉस बी तो तुम सॉल्व भी करना आंदा होगा। हुण देखो ये नोट हो गया, तब इसे चगे चलांगे। देखो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई जे कैप प्लस के कैप। असी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि दोनों टर्म्स के ऊपर की है परपेंडिकुलर है, आई कैप प्लस जे कैप दे एंड जे कैप प्लस के कैप के ऊपर। हुण मैं हुण थोड़े तुहानूं दस के हटिया सी, अगर आपां इसनूं ए वैक्टर एंड बी वैक्टर लिख लिया, मान लो मैं ए वैक्टर लिख लिया आई कैप प्लस जे कैप, आपां बी वैक्टर लिख लिया जे कैप प्लस के कैप। सब तो पहला तो तुसी ऐसा कोई वेक्टर दस सकते हो विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए एंड बी, ऐसा कोई वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी दे ऊपर की आ जाए, ए एंड बी दे ऊपर की होए परपेंडिकुलर होए। आपां हुणे डिस्कस किया सी कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होएगा कि नहीं होएगा, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होएगा। हुण असी ए एंड बी के उपर परपेंडिकुलर की गल कर ली सी, पहला सब तो पहला ए क्रॉस बी फाइंड आउट करांगे। ए क्रॉस बी किवें आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई की वैल्यू 1 1 0 0 1 1। क्लियर है? ए क्रॉस बी, इस जो आई कैप बाहर रखिए तो टर्म बनेगी 1 1 0 1 माइनस जे कैप बाहर रखे, मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने लगे हाँ, जे कैप बाहर रखे 1 0 0 1, के कैप बाहर रखे के कैप तक की टर्म आएगी 1 1 0 1।
तुम सबनों लिखना आंदा है, डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट करना आंदा। मैं डिटर्मिनेंट की टर्म्स लिखती हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आई कैप 1 माइनस 0 माइनस जे कैप 1 माइनस 0 प्लस के कैप 1 माइनस 0। साडे कोल टर्म की आ गई आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये साडे कोल की आ गया ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर आ गया। आप हुणे दस के हटे सी, मैं तुम दोनों वे नाल दसा कि जो ए क्रॉस बी है वो की है, हमेशा ए वैक्टर एंड बी वैक्टर के उपर परपेंडिकुलर है। इस तो अगे यूनिट वैक्टर की गल करिए, मैं यूनिट वैक्टर तुहानूं की दस्सिया सी, यूनिट वैक्टर असीं ईटा कैप की गल की सी यूनिट वैक्टर के अंदर ईटा कैप, ते ईटा कैप नूं फाइंड आउट करने लई मैं किवें दस्सिया सी, ए क्रॉस बी कर दो अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कर दो। कोई भी यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। तो आप देखो ना थोड़े को ए क्रॉस बी आ गया, इसका असीं यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना है। कोई भी वैक्टर आया है उसका असीं यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना है, तो मतलब वो की होएगा, वैक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ए क्रॉस बी नूं उसदे मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दो, थोड़े को ईटा कैप आ गया। ईटा कैप मैं तुहानूं की दस्सिया सी, यूनिट वैक्टर। ईटा कैप किहदे कोल दस्सिया सी, यूनिट वैक्टर दस्सिया सी, मतलब अपने आप थोड़े को यूनिट वैक्टर आ गया। की करना सी फाइंड आउट हुण इत्थे ए क्रॉस बी दा मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी दा मैग्नीट्यूड किहदे कोल आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्केयर प्लस माइनस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3। क्लीयर है। तो हुण साडे कोल जो ईटा कैप आ वो किहदे कोल आ गया, ए क्रॉस बी मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। यही की आ रहा है साडा यूनिट वैक्टर फाइंड आउट हो रहा है विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, मतलब जो साडे गिवन वैक्टर सी उसके उपर की आ रहा है वो टर्म परपेंडिकुलर टर्म हो रही है। क्लीयर है। यही साडी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी आ रही सी, मतलब एक थोड़ा फाइनल आंसर है, यही थोड़ा फाइनल आंसर बन रहा है। किसी को डाउट है कि ईटा कैप किवें फाइंड आउट किया तुसीं? देख लेता होगा सबने। हुण आपां इस ते बेस्ड अगे चलते हैं। टर्म ये सबने नोट कर लेता होगा सबने। टर्म साडा यूनिट वैक्टर फाइंड आउट हो गया तो साडे आंसर भी आ गया। क्लीयर है। अगे आप डिस्कस करांगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वैक्टर, किसी वैक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस किवें आंदे ने। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए सब तो पहला तो देखो जरा टर्म थोड़े सामने एक रिजल्ट लिखा हुआ है। एक तो रिजल्ट यह भी यूज कर सकते हैं कॉस्केयर अल्फा प्लस कॉस्केयर बीटा प्लस कॉस्केयर गामा, बट उस तो पहला मैं रिजल्ट दिखाने तो पहला मैं तुहानूं कुछ होर दसन जा रहा कि अगर साडे कोल तुहानूं 3D के अंदर तो टर्म पता होंदी है, वैक्टर 3D साडी 3 एक्सिस टर्म बनती है, तो असीं वैक्टर यूज करते हैं मेनली। हुण अगर मैं इसनूं असीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जैड एक्सिस कंसिडर करके चलदा हाँ, एक्स वाई ते जैड एक्सिस अगर असीं कंसिडर करें, इस दे अंदर अगर मैं कोई वैक्टर ड्रॉ करा इस दे विच, इस जगह ते मान लो इस जगह ते मैं कोई वैक्टर ड्रॉ कर रहा, ये ड्रॉ करता वैक्टर, ये मैं एक वैक्टर ड्रॉ करता, कोई भी एक वैक्टर ड्रॉ करता। हुण तुहानूं ये वैक्टर दे अंदर एक टर्म पता होएगी कि जो वैक्टर ड्रॉ किया है, अगर इसका एक्स एक्सिस दे नाल जो एंगल आ रहा है, जो एक्स एक्सिस नाल एंगल आ रहा है, मान लो मैं वो कहता अल्फा है, अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस नाल उसका एंगल बोलना तो वह बन रहा है बीटा, ये वाला पोर्शन। तो अगर असी जैड एक्सिस नाल गल करिए तो वह एंगल बन रहा है गामा। साढ़े 3 एंगल बन रहे हैं, एक्स एक्सिस नाल अल्फा, वाई एक्सिस नाल बीटा ते जैड एक्सिस नाल गामा। ते कोसाइन नाम तो पता चल रहा है, कॉस, अगर इन्हां दा मैं कॉस फाइंड आउट करा, अगर इन्हां तीनों टर्म्स दा मैं कॉस फाइंड आउट करा तो हुण देखना जरा एक कॉस की आएगा, इसका एक कॉस आएगा अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये तीनों नंबर्स नूं असीं की बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ये तीनों टर्म्स नूं असीं डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। हुण जो ए वाली टर्म हुंदी है, जो फर्स्ट टर्म है, इसनूं असीं लिखते हैं एल, सैकेंड टर्म नूं असीं लिखते हैं एम, ते थर्ड टर्म नूं असीं लिखते हैं एन। एम एल एम एंड एन। क्लीयर है। इसनूं असीं लिखते हैं एल एम ते एन। ये साडे 3 डायरेक्शन कोसाइंस ने, नोटेशन असीं दित्ती है एल एम ते एन। क्लीयर होएगा तुहानूं सबनूं। हुण साडा इहदे लई रिजल्ट जो मैं हुणे तुहानूं दिखा रहा सी, रिजल्ट की बनता है, सानूं असीं याद रखना होंदा है कॉस्केयर अल्फा प्लस कॉस्केयर बीटा
प्लस कॉस स्केयर गामा किहदे इक्वल हुंदा 1 दे इक्वल हुंदा कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा 1 दे इक्वल हुंदा और असीं की बोल सकते हैं एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर किहदे इक्वल है 1 दे इक्वल एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर भी किहदे इक्वल है 1 दे इक्वल कंसीडर किया जाता क्लीयर है तुहानूं टर्म एल स्केयर एम स्केयर एन स्केयर 1 दे इक्वल है ये असीं रिजल्ट याद रखने ने मैं तुहानूं ये पहले दिखाउण भी लग्या सी तुहानूं क्लीयर होएगा कि अल्फा बीटा गामा की चीज़ है मैं तुहानूं रिजल्ट्स दिखा भी दिंदा देखना जरा रिजल्ट्स नूं कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा किहदे इक्वल है 1 दे इक्वल है या फिर असीं की लिख सकते हैं एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर असीं उस टर्म नूं लिख सकते हैं क्लीयर होएगा तुहानूं सब नूं ये टर्म रिजल्ट नोट कर लेते होंगे कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा कॉस स्केयर गामा 1 और एल स्केयर एम स्केयर भी की हुंदा 1 हुंदा एक खास चीज़ जो डायरेक्शन कोसाइंस होंदे दे आर ऑलवेज यूनीक डायरेक्शन कोसाइंस की कदे एक तो ज़्यादा वैल्यू नहीं होंदी वो हमेशा की होंदे हैं यूनीक होंदे उन्होंने एक वैल्यू आएगी क्योंकि कॉस तो उसकी इक्को वैल्यू निकल सकती इस तो ज़्यादा नहीं निकल सकती क्लीयर बट अगर असी इस डायरेक्शन रेशोज़ की गल करिए इसे दे अंदर डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ अ वैक्टर अगर असी डायरेक्शन रेशोज़ की गल कर रहे हैं तो हम देखना डायरेक्शन रेशोज़ किवें फाइंड आउट करते हैं अगर साढ़े कोल एक वैक्टर है टर्म देखना जरा अगर तो इस तो देखिए कि एल एम एन अगर मैं बोलना कि एल एम ते एन है जो साडे डायरेक्शन कोसाइंस ने एल एम ते एन साडे डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऐसे नंबर जिन्ना करके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो प्रोपोर्शनल हो जाए मतलब मैं एल नू एम नू ते एन नू किसी ऐसे डिफरेंट नंबर नाल डिवाइड करा ताकि वो इक्वल आ जाए मतलब अगर इसनू मैं ए नाल डिवाइड करदा इसनू बी दे नाल इसनू सी दे नाल जिहदे करके कि तीनों टर्म्स की आ जान इक्वल आ जान मतलब प्रोपोर्शनल आ जान जिस तीन नंबर्स दे करके एक टर्म्स प्रोपोर्शनल आ रही है देन ए बी सी इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज वो नंबर नूं असीं की बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं जिन्हां दे करके आया हुंदा क्लीयर है जिन्हां दे करके इक्वल आ रहे हैं तीनों टर्म्स उन्हां नूं जो नीचे वाले नंबर ने ए बी सी जो मैं अपनी तरफ तो लगाए ने दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज उन्होंने उसी डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं हुण अगर असीं डायरेक्शन रेशोज की गल कर रहे हैं अगर मैं कोई भी एक वैक्टर लिखा कोई भी वैक्टर मान लो मैं लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ता जो 2, 3 एंड 4 हैं दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज किसी भी वैक्टर के अंदर जो है नंबर होंगे ने 2, 3, 4 इन्होंने असीं की बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं क्लीयर है ये तुहानूं बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि असीं की कीता मैं कोई भी नंबर बोलदा मान लो मैं एक नंबर होर बोलता आर कैप 1/2 आई कैप 1/2 जे कैप 1/√2 के कैप मान लो ये नंबर है कुछ इस तरीके लिखा 1/√2 आई कैप 1/2 जे कैप 1/√2 के कैप हुण देखो अगर तो इत्थे वैक्टर लिखा हुआ है अगर तो मैं इत्थे वैक्टर रिप्रेजेंट करता ताता 1/√2 1/2 एंड 1/√2 की है डायरेक्शन रेशोज दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज अगर ये तीनों की है इक्वल है अगर मैं इसे नू मैग्नीट्यूड के तौर पर कंसिडर करना मैं बोलना कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 1 है तो जो ये टर्म बनती है जो ये वाली टर्म्स ने तीनों नंबर ने इन्होंने असीं की बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की बोलते हैं असीं फिर डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं अदरवाइज डायरेक्शन रेशो क्योंकि अगर इन्हों का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसलिए इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लीयर है दोनों टर्म कि असीं इसनूं किस तरीके डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करांगे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अगर सिंपल वैक्टर लिखा था दीज आर डायरेक्शन रेशो अगर मैग्नीट्यूड लिखा था दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस डिफरेंस याद रखो दोनों टर्म्स के अंदर क्लीयर है एक और रिजल्ट जो साडे लिए डायरेक्शन कोसाइंस का साइंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की इक्वल होता 1 वो भी याद रखना ये सबने नोट कर लिता होगा हुण आपां दे क्वेश्चन ते चलिए इस ते बेस्ड इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस नाल जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बीटा गामा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा असीं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा देखो अगर बोलिया गया है कि एंगल जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नाल अल्फा बीटा एंड गामा बन रहा है अल्फा बीटा ते गामा कोई भी जो वेक्टर है वो बना रहा है अल्फा बीटा एंड गामा
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੀ cos ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਏਅਰ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਮਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cos ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਏਅਰ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ cos ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ cos ਸਕੁਏਅਰ ਬੀਟਾ cos ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਮਾ 1 ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾइन ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 क्लियर है जो स्टेप लिखे cos स्क्वायर लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 तीनों टर्म्स इक्वल करता इस चो अगर देखिए तो 1 1 कैंसिल हो सकते हैं कोई भी 1 कैंसिल कर देंगे आप इस तरफ तो ਹੁਣ अगर मैं टर्म लिखा 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 0 इस टर्म से लिख सकते 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा एक की है साडे कोल साडी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दी वैल्यू फाइंड आउट हो गई जो किस दे इक्वल है 2 दे इक्वल है किस टर्म दे इक्वल है 2 दे इक्वल है तो टर्म वैल्यू आ गई 2 ठीक है थोड़ा 2 आंसर भी आ रहा है अगर थोड़ा थले देख के देखिए तो 2 थोड़ा आंसर दिख भी रहा है 2 ऑप्शन बी ऑप्शन है इसकी केड़ी ऑप्शन है बी ऑप्शन की है थोड़ा फाइनल आंसर बस एक रिजल्ट दा सी जिन्हों रिजल्ट क्लीयर सी होता सॉल्व कर ही सकता सी किसी को डाउट तो नहीं है बहुत सिंपल जहा कंसैप्ट सी अगे चलते हैं आप स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के अंदर स्ट्रेट लाइन की पढ़ते हैं कि किवें असीं टर्म नूं स्ट्रेट लाइन चूज कर सकते हैं सब तो पहली टर्म आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर अगर साडे कोल कोई आर वैक्टर है आर वैक्टर असीं रिप्रजेंट करते हैं जिवें कि एक्स वाई जैड जिवें असीं लिखते हैं ना तुसीं एक्स कै 2x प्लस 3y उहदी जगह ते आर वैक्टर रिप्रजेंट करते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप नूं नीचे लिखा भी है ए वैक्टर इज पासिंग थ्रू पॉइंट एंड बी वैक्टर इज डायरेक्शन रेशो मतलब अगर थोनों मैं बोला कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो अगर वो वैक्टर साडे कोल पासिंग थ्रू पॉइंट पता है ए वैक्टर एंड एक किसी दे पैरेलल है किस दे पैरेलल है एक बी वैक्टर दे पैरेलल बोल रहे हैं मतलब बी वैक्टर इसदे की है नॉर्मल टर्म्स की लिखा हुआ है बी वैक्टर डायरेक्शन रेशो नहीं तो साडे कोल लाइन की इक्वेशन की होंदी है आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर इक्वल टू 0 आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर इक्वल टू 0 ये साडी लाइन की इक्वेशन हो जाती है मैनू एक एग्जाम्पल के तौर पर नाल लिख के दिखाना टर्म थोनू अगर मैं बोला फाइंड इक्वेशन फाइंड वैक्टर इक्वेशन बोल सकते हैं आप फाइंड वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप and whose direction ratios are and direction ratios are 3i cap minus j cap plus 5k cap हम देखना जरा अगर ये टर्म पता सानू तो आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा बी वैक्टर होंदा है ए वैक्टर की होंदा है साडे कोल ए वैक्टर होएगा पासिंग थ्रू पॉइंट ए वैक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट है एंड बी वैक्टर की है डायरेक्शन रेशियोज यही दसिया सी मैं आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आर वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर के अंदर हुण इस केस देखो पासिंग थ्रू पॉइंट की पता सानू ए वाला दिस इज ए वैक्टर एंड डायरेक्शन रेशियोज की पता है ए वाली दिस इज बी वैक्टर बस खत्म असीं इसनूं किवें लिख सकते हैं आर वैक्टर इक्वल टू किवें लिखा जा सकता है ए वैक्टर मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप आर वैक्टर इक्वल टू 2i कैप देखो पहली टर्म लिखती प्लस लैम्डा पाके जो डायरेक्शन रेशियो वाली टर्म लिखती लिखने को मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस पहला पासिंग थ्रू पॉइंट फिर लैम्डा पाके डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं ये साडा की है फाइनल आंसर बन रहा है क्लियर है थोड़ा स्टेप किसी को डाउट बहुत नॉर्मल जा कंसेप्ट सी लिख लेता है सबने इसे दे अंदर ये सबने नोट कर लेता है नेक्स्ट देखना जरा इसे
इसमें ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਸਨ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਰਟੀਸਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ x1 y1 z1 ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ a ਵੈਕਟਰ ਸੀ x1 y1 z1 ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ a b c ਆਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਸ ਹੈ a b c ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ x x1 upon a y y1 upon b z z1 upon c x1 y1 z1 की है पासिंग थ्रू पॉइंट ABC की है डायरेक्शन रेशो मतलब अगर सानू ये पता है मान लो एक लाइन की इक्वेशन पता है इस सानू पता पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 ते इस लाइन दे डायरेक्शन रेशोस पता है ABC की पता सानू डायरेक्शन रेशोस पता है हुण इस केस दे अंदर देखो जरा इक्वेशन होंदी है x x1 मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट होल डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशो की है y y1 होल डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशो की है b z z1 होल डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशो की है c यही साडी इक्वेशन बनती है जो ऊपर भी लिखी हुई सी x x1 अपॉन a y y1 अपॉन b z z1 अपॉन c क्लियर है तुहानू सब नू किसी नू डाउट इसे दे अंदर टर्म देखना जरा नोट कर लिता है सबने अगर मैं वही लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मैं दोनों च लिखांगा अगर साडे कोल पासिंग थ्रू पॉइंट पता है 3i cap plus 2j cap plus 5k cap and direction ratios पता है 2i cap minus j cap plus 2k cap थोड़ा सब वैक्टर फॉर्म तो मैं उन्हें लिखने सिखाते सी वैक्टर मैथड आप लिख देंगे दोबारा r वैक्टर इक्वल टू a साढ़े पासिंग थ्रू पॉइंट पता है मतलब a वैक्टर प्लस लैम्डा b वैक्टर किमें लिखते हैं r वैक्टर इक्वल टू a वैक्टर इज 3i cap प्लस 2j cap प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा b वैक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप क्लियर है हुण अगर इसे नु कार्टेशियन फॉर्म च लिखना है कार्टेशियन फॉर्म च तां हुंदा है x x1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट की पता सानू तेन पता x 3 अपॉन जो साडा फर्स्ट डायरेक्शन रेशो इट इज 2 x 3 अपॉन 2 इक्वल टू y -2 upon -1 z -5 upon 2 x -3 upon 2 y -2 upon -1 z -5 upon 2 यही की है साडे डायरेक्शन की टर्म बन रही है ये साडी कार्टेशियन फॉर्म है ये साडी किसी वेक्टर फॉर्म नीचे वाली की है कार्टेशियन फॉर्म साडी वेक्टर फॉर्म ऊपर पासिंग थ्रू पॉइंट नीचे उसके डायरेक्शन रेशोस क्लियर होएगी थोड़ा सब टर्म भी किमें लिखिए किसी को डाउट तो नहीं है हम देखना जरा नेक्स्ट इसे दे ऊपर बेस्ड ते ऊपर चलते फाइंड द डायरेक्शन रेशोस ऑफ द लाइन 6x - 2 लाइन नोट करो 6x - 2 3y + 1 2z - 2 साढ़े को 3 टर्म्स पता है असी इस दे डायरेक्शन रेशोस फाइंड आउट करने क्लियर है नीचे ऑप्शन ने 1 2 3 2 3 4 2 4 5 एंड डी की है नन क्लियर हुण अगर आप गल करिए 6x - 2 3y + 1 2z - 2 दी सब तो पहला असी इस चीज नू इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है देखो किस फॉर्म के अंदर मैं इत्थे लिख के दिखा रहा x x1 upon a y y1 upon b z z1 upon c ज़्यादा टर्म है असी इसमें इस टर्म के अंदर रिप्रजेंट करना है इस फॉर्म के अंदर मतलब साढ़े को जो x y z का कोफिशिएंट है सब तो पहली गल की होना चाहिए 1 होना चाहिए इस चो x चो कॉमन कर लो कितना कॉमन आएगा अगर मैं 6 कॉमन करा तो यह बनेगा x -2 upon 6 3 कॉमन कर लो y + 1 upon 3 2 कॉमन कर लो z -1 2 कॉमन कर लो तो z -1 क्लियर है थोड़ा टर्म किमें लिखी टर्म्स हुण देखना जरा असी कॉमन कर लिया हुण जो टर्म इत्थे आनी चाहिए सी जो नेक्स्ट 6 है इसको तुसीं घुमा के नीचे लिख दो इस टर्म को अगर मैं घुमा के नीचे लिख दा तो टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी x -2 upon 6 2 upon 6 भी आप कैंसल करके लिख सकते हैं मैं कैंसल करके लिखन लगे किमें बनेगा कैंसल करके टर्म देखना अगर मैं 2/6 ऊपर ही कैंसल कर दिंदा 1/3 बन जाता x -1 upon 3 होल अपॉन 1/6
इक्वल टू y प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1/3 z माइनस 1 अपॉन 1/2 x माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1/6 y प्लस 1/3 ये जो 3 है ना इसको नीचे शिफ्ट करना है, नीचे शिफ्ट करने का बस एक कोई वे है, वही 1/3 करता क्योंकि रेसिप्रोकल करके फिर ऊपर 3 बनेगा अगर तुम ऊपर शिफ्ट करना। क्लियर है? हुण तो देख के वैसे पता चल रहा है अगर असी इस इक्वेशन ना कंपेयर कर लिए, अपनी इक्वेशन ना कंपेयर करो, x माइनस x1 इक्वेशन लिख रहे हैं x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अगर इस इक्वेशन ना कंपेयर करिए तो साढ़े कोल ए बी सी की हैं साढ़े डायरेक्शन रेशोज ने, ए बी सी डायरेक्शन रेशो है मतलब नीचे वाली टर्म डायरेक्शन रेशो है, मतलब साढ़े डायरेक्शन रेशो की आए 1/6 1/3 इन 1/2 यही साढ़े की आ रहे हैं डायरेक्शन रेशोज आ रहे हैं। अगर असं नीचे वाली टर्म ना कंपेयर करके लिखते हैं 1/6 1/3 एंड 1/2 की आ रहे हैं साढ़े डायरेक्शन रेशोज आ रहे हैं टर्म्स च डायरेक्शन रेशोज। अगर असी इस टर्म नू कन्वर्ट करके लिखन लगे हैं, कन्वर्ट करके लिखन लगे हैं की कर देंगे इसको 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर सकते। देखो वैसे आंसर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए वाली टर्म आंसर है, बट मैं थोड़ी एक चीज दसी सी कि ए बी सी साढ़े डायरेक्शन रेशोज हैं तो लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी बी की होंगे साढ़े डायरेक्शन रेशोज होंगे, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी बी की होंगे साढ़े डायरेक्शन रेशोज होंगे। मतलब ये आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑप्शन च आंसर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए की करांगे इसमें असी अगर मैं 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करदा किसी भी नंबर ना कर सकते हो, मैं मैक्सिमम वाली टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई करने लगा, अगर इस टर्म ਨੂੰ अगर मैं 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करदा तो साढ़े डायरेक्शन रेशोज की बन जाएंगे, किसी भी नंबर ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लैम्डा है लैम्डा बी लैम्डा सी, लैम्डा इज एनी कॉन्स्टेंट, 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करदा बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 तो ये बन जाएगा 3, ये भी की है साढ़े डायरेक्शन रेशोज हैं जो ऑप्शन च दिता हुआ है वाली टर्म दी हुई है। मतलब मैं किस चीज मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 6 करता, 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता तो साढ़े को जो टर्म बन गई वो की बन गई 1 2 एंड 3, ये साढ़े की आ गए ने डायरेक्शन रेशोज आ गए। क्लियर है थोनू? ये किस चीज डायरेक्शन रेशो है, साड़ी लाइन दे डायरेक्शन रेशोज आ रहे हैं, सबने नोट कर लेता होगा। आंसर ए भी ठीक है, आंसर ए भी ठीक है, तुसी दोनों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तुसी आंसर लिखोगे जो भी ऑप्शन होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है थोनू? हुण आपां नैक्सट दे उपर चलांगे, ये नोट हो गया होगा सब तो। नैक्सट क्वेश्चन इसे ते बेस नैक्सट क्वेश्चन ते चल रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, असी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने इस लाइन दे, जो लाइन गिवन देते हुए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने लगे हैं। लाइन में नीचे लिखन लगे हैं जरा x माइनस 2 अपॉन 2 2 y माइनस 5 अपॉन -3 कॉमा z इक्वल टू -1। ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 2 अपॉन 2, इस 2 तो कॉमन करना पड़ेगा, y माइनस 5 अपॉन -3। अगर कदे भी कॉमा पाके टर्म लिखी हुई है मतलब इसके नीचे वाला डायरेक्शन रेशो जो है वो 0 है, वो कॉमा ता पाया गया है। इस टर्म ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, z प्लस 1 अपॉन 0, इधर -1 है उधर रखे क्या हो जाएगा +1, नीचे वाली टर्म की हो जाएगी 0, क्योंकि वो 0 है उससे केस जो शिफ्ट हो सकता टर्म। क्लियर है? टर्म जो लिखी है किसी को डाउट स्टेप दे लिखन च, ये याद रखने वाला स्टेप है थोड़े लिए कि अगर कॉमा पाके टर्म लिखी हुई है तो इधर शिफ्ट करके नीचे की कर दोगे 0। अगर मैं इस टर्म थोड़ा लिखा ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करके और द्वारा -3/2 z प्लस 1 अपॉन 0। हुण जो डिनोमिनेटर च टर्म आ रही ने 2 3 -3/2 एंड 0, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। इन्होंने असीं की बोलांगे डायरेक्शन रेशोज बोलोगे। तो अगर डायरेक्शन रेशोज नू उसके मैग्नीट्यूड ना डिवाइड कर दोगे तो की आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। इसनू इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशो आ गया, नीचे वाली टर्म तो तुहानू याद ही है, इज द मैग्नीट्यूड की होएगा 2 स्क्वायर -3/2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9/4 प्लस 0, 16 प्लस 9 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 25 5 अपॉन 2। साढ़े की आ गए डायरेक्ट टर्म आ गई, मैग्नीट्यूड आ चुके हैं, इसनू इस दे नाल डिवाइड कर दो, थोड़े डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे।
बस उसी टर्म नाल डिवाइड कर देंगे तो थोड़े की आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट हो जाएंगे। किवें आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस 2/5/2 माइनस 3/2 5/5/2 एंड 0/5/2। क्लियर है? बस ये आंसर की हो गया 4/5 माइनस 3/5 0। एक की आ गया साडे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट हो गई। बस तुम याद रखियो अगर डायरेक्शन रेशोज नू उसके मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड कर दिए तो की बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस का तुहानू डायरेक्शन रेशो का फाइंड आउट करने आती है अगे की बन गई टर्म थोड़ी डायरेक्शन कोसाइंस बन गई। क्लियर है तुहानू स्टूडेंट्स अपने को इत्थे तक टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास है थोड़ी इसलिए मैं तुहानू कुछ होर चीज़ां दसन लग गया जो इंपॉर्टेंट असी पूरे मैथ के अंदर कितने भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते टाइम। एक तो याद रखो अगर थोड़े को कोई क्वेश्चन इस तरीके ऑप्शन आ रहा है कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है पावर एन आ गई किसी भी चैप्टर च होए अगर ऊपर क्वेश्चन च एन आ रहा है नीचे ऑप्शन च एन आ रहा है किसी जगह पे तो हमेशा एन की वैल्यू 2 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू 2 पुट कर दो तो नीचे जो ऑप्शंस हैं उन्होंने अंदर एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। जिस जगह पे एन 2 सैटिस्फाई कर जाएगा वो थोड़ा फाइनल आंसर होगा। ये मतलब तुहानू मैं डायरैक्टली क्वेश्चन करने वे दस रहा कि अगर थोड़े को क्वेश्चन एन आ रहा है ना तो तुसी एन वाली पावर नू 2 पुट करके तुसी क्वेश्चन नू सॉल्व कर लो। बस एन की वैल्यू 2 पुट करांगे जिवें कि मैं ऊपर पुट करदा 2 तुसी इसनू सॉल्व करोगे नीचे 2 के अकॉर्डिंग जो आंसर होंगे उत्थे ऑप्शंस पुट कर दोगे 2 थोड़ा फाइनल आंसर कंपेयर होकर आ जाएगा। क्लियर है? एक तो यह चीज़ याद रखना कि एन नू 2 पुट करना। एक तुसी हमेशा याद रखना कि अगर थोड़े को क्वेश्चन आ जाए ट्रायंगल ABC का मतलब A + B + C कि होंदा है 180। थोड़े को किसी भी तरह टर्म लिखी मिले क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का है ट्रिग्नोमैट्रिकल मेनली थोड़ा ये टर्म्स मिलदियां ने कि cos A cos B कुछ इहो जिहा चैप्टर आ रहा चल रहा है थोड़ा क्वेश्चन कुछ भी बनया हो नीचे ऑप्शंस कुछ भी होन चाहे cos 20 कुछ भी ऑप्शंस हैं तुसी की करो जो थोड़ी ऑप्शंस हैं तो क्वेश्चन दोनों जगह ते की कर दो A की वैल्यू 60 B की वैल्यू 60 ते C की वैल्यू 60 पुट कर दो। A 60 B 60 ते C की वैल्यू की पुट कर दो 60 60 60 पुट कर दो क्वेश्चन दे अंदर एंड ऑप्शन दे अंदर। अगर तुसी क्वेश्चन एंड ऑप्शन 60 60 60 पुट करोगे ता भी थोड़ा सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये दो मेन चीज़ां दसियां ने कि थोड़े को अगर एन आ रहा है क्वेश्चन तो एन की वैल्यू 2 पुट करो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म चल रही है तो A B C की वैल्यू 60 60 60 पुट कर दो। वैसा मैं तुहानू कई ट्रिक्स दसियां ने बट ये दो ऐसी मेन ट्रिक्स ने जो किसी भी चैप्टर थोड़ी चल सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स आज थोड़ी लास्ट क्लास सी बेस्ट ऑफ लक थोड़े एग्जाम्स के लिए अपनी अच्छे तरीके ना पढ़ के तैयारी करना होप करांगे थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट लेगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। कोई डाउट्स हो फिर भी सानू कॉल करना।